पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने 4 विकल्प हैं और वो 4 विकल्प में से कोई एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी का ही चयन करना है क्योंकि वो असत्य है। तो देखिए, पहला ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। तीसरा सी ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। तो देखिए कौन सा सत्य है। और फोर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो कौन सा यह ऐसा कथन है जो सही नहीं है? थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या आंसर जाएगा? प्रश्न अच्छा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर सिखाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन प्रविधियों का परिचय कराता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां भी तो है, व्यक्तिगत विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां, जिसमें बहुत सारी विधियां आती है। हाँ, आंसर आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी 1 का ए, बहुत बढ़िया। राकेश जामोद ए, राकेश, हाँ। अनुभा सोनी जी ए है, नीलू ए है, राजश्री पूजा धाकड़ ए है, कविता जी बिल्कुल ए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, हम थोड़ा सा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है ना, वो थॉर्नडाई हैं, जिनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। शिक्षा शब्द जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराता है और मनोविज्ञान व्यवहारों का अध्ययन कराता है। तो सीखने सिखाने में कक्ष में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है, एक अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करता है, तो उस समय जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको शिक्षा मनोविज्ञान के तहत लाया जाता है। तो हम जानते हैं कि बालक में सभी प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चे बैठे रहते हैं और अध्यापक मनोविज्ञान की भूमिका से परिचित कराता है, उसकी विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधियों का और विधियों की जानकारी देता है और उन विधियों की सहायता से अपने ज्ञान को, अपने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है और फोर्थ है, वो तीनों ही कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही हैं। परंतु जो शिक्षा मनोविज्ञान का पहला कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण विकास नहीं करता है, जबकि व्यापक दृष्टिकोण का विकास करता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, नहीं करता है। तो बेटा ऐसे प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न था, सीटेट में पूछा गया प्रश्न था। तो आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा बच्चों? ए आंसर जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ए रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? यह है प्रश्न, नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन है, अधिगमकर्ता को जानना। जो सीख रहा है ना उसको बोलते हैं अधिगमकर्ता। क्लास में जो बच्चा बैठा है, जो पाठ्यक्रम को सीखने आया है, उसे क्या कहेंगे? अधिगमकर्ता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, अपने स्टेटस पे डालिए उसे और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए जिससे वो लाभान्वित हो सके। बी ऑप्शन, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा है, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देता है शिक्षा मनोविज्ञान। डी ऑप्शन है, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो क्या नहीं है? थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, बिल्कुल जुड़ जाइए, शेयर कीजिए। हाँ, जुड़ जाइए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फास्ट।
जी बिल्कुल आंसर दीजिए, फास्ट गति से आंसर देना है आपको। आंसर आना प्रारंभ हो गए हैं लगभग। सरिता लाला जी डी है, शिमला 2 का डी है, पूजा धाकड़ जी डी है। बिल्कुल बिल्कुल और प्रयास कीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, पर और मेहनत कीजिए। हाँ, और बच्चों के आंसर आने दीजिए, सभी बच्चों को आंसर देना है बच्चों, बिल्कुल आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हमारा जो प्रयास है, क्योंकि वर्ग 2 के पेपर भी आने ही वाले हैं, बस कुछ ही दिनों बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे मध्य प्रदेश में, पात्रता परीक्षा ग्रेड 2 के। बिल्कुल आप अपना सहयोग प्रदान करें और अपने दोस्तों तक इस ज्ञान को, इस बाल विकास के शैक्षणिक क्रियाकलापों को पहुंचाएं। अच्छा, आ रहा है आंसर डी आ रहा है बच्चों का, प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न सेकंड है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फिर इसको एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। हाँ जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, 30 हो गए हैं, आगे और जुड़ जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? देखिए प्रश्न बहुत शानदार है। कौन शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, सीखने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती है ना, देखिए बालक एक जैसी विधियों से और एक समान गति से कभी नहीं सीखते हैं। हमें प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के लिए तरह तरह की प्रविधियों का यूज करना पड़ती है, उपयोग में लेना पड़ती है। सभी बालकों का रुचि, नजर या दृष्टिकोण एक समान नहीं होता है। किसी को खेल विधि के माध्यम से सिखाना पड़ेगा, तो किसी को लेखन विधि के माध्यम से, तो किसी को व्याख्यान विधि के माध्यम से, तो किसी को वाद किसी को प्रदर्शन विधि। इस तरह से हमें अलग अलग प्रविधियों का यूज करते हुए, उपयोग में लेते हुए शिक्षण अधिगम प्रस्तुत करना चाहिए। और फोर्थ है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को कैसे समझेंगे? असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्ति को, असामान्य मनोविज्ञान जो है वो असामान्य व्यवहारों का अध्ययन कराता है। असामान्य विचार, रुचि, आदतें जो सामान्य नहीं है, ठीक है ना, असामान्य है, उनका अध्ययन कराता है असामान्य मनोविज्ञान। अब सामान्य क्या है? सामान्य जो 24 घंटे आपको मिले हैं उसका एक नियमित तरीके से उपयोग करना, नियमित तरीके से उसकी एक योजना बनाना, वो सामान्य है। जो गतिविधियां सामान्य रूपरेखा में सामान्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है सामान्य तरीके से, पर कुछ असामान्य गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी, असामान्य व्यवहार देखने को मिलेगा। तो आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ। क्या जाएगा? फोर्थ आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 थर्ड देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। देखिए क्या शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है? ए ऑप्शन है मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, बी ऑप्शन है शिक्षा का विज्ञान, सी है एक धनात्मक विज्ञान, और डी है एक मानक विज्ञान। तो क्या नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान? देखिए मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है क्या? प्रश्न नहीं वाला है दोस्तों, देखिए आप, नहीं वाला प्रश्न है, नहीं नहीं है। तो मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान या एक मानक विज्ञान, क्या आंसर जाएगा? आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, आगे बढ़ना है। ए आंसर जितेंद्र, गुड इवनिंग अनूप, हाँ डी है अरविंद केवट, डी है राधिका धाकड़, 3 का सर ए है। सौनव रघुवंशी 3 का ए है, नीलू धाकड़ 3 का ए है, सचिन ए है, सी है, राजश्री ए है, राकेश जामोद, गौरव चंदेल, श्वेता कुशवाहा। आंसर दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, गलत दे रहा है प्रयास त्रुटि से सुनेंगे सुधरेंगे। सही आंसर की हम कहीं ना कहीं आकलन करेंगे, सही आंसर को हम सुनेंगे तो वो ब्रेन में संचित होगा, अर्जित होगा, उससे संबंधित ज्ञान भी आएगा। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यही तो कहता है कि प्रयास किया त्रुटि हो गई। बालक चलना भी ऐसे सीखता है, लिखना भी ऐसे सीखता है, एक बार में थोड़ी सारे वर्ण शब्द सही लिखना सीख जाए, उसमें भी टाइम लगता है। तो प्रयास कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और निसंकोच होकर के प्रयास कीजिए। हाँ 3 का ए, मीना बानू 3 का ए। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, सुनिए ध्यान से।
मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। अनुप्रयुक्त शाखा जानते हो, एप्लीकेशन अप्लाइड ब्रांच, ठीक है ना। अनुप्रयुक्त जानते हो ना शब्द का, अनुपयोग नहीं, ये अप्लाइड शाखा है मनोविज्ञान की एक। दूसरा है शिक्षा का विज्ञान, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान को जब तोड़ोगे तो शिक्षा का विज्ञान ही तो आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का विज्ञान है। और विज्ञान क्या है, ज्ञान है, विविध ज्ञान, विभिन्न ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, क्या है, विज्ञान है। और विज्ञान की उपयोगिता शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्ध होती है। यह एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा और विज्ञान का धनात्मक संबंध है, शिक्षा से विज्ञान का। मनोविज्ञान का विज्ञान से धनात्मक संबंध है, तो बिल्कुल ये भी सही है। यह आंसर है डी, एक मानक विज्ञान है। मानक विज्ञान नहीं है, यह व्यवहारिक विज्ञान है। कैसा है, व्यवहारिक। यह मानक विज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोणों का अध्ययन कराता है, तो इसे हम एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का विज्ञान कहते हैं। और शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया में होने वाले व्यवहारिक गतिविधियां, तो व्यवहारिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर क्या नहीं है, एक मानक विज्ञान नहीं है। एक मानक जानते हो ना, जिसका अपन मात्रक बना लेते हैं, जिसको अपन मापने का प्रयास करते हैं, मानक है, तो मानक विज्ञान नहीं है। तो आंसर जाएगा बच्चों डी। अगला देखिए, फोर्थ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर भी प्रश्न नहीं है, कौन सा विकल्प देखिए आप सही नहीं है, आंसर दीजिए। फोर्थ का ए, इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है वो क्या और क्यों से है। क्या यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो शैक्षणिक वातावरण में व्यवहारिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है क्या। अगला है सी, यह शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है क्या। यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। तो क्या आंसर जाएगा, आंसर थोड़ा सा सोच समझ कर देना आ जाएगा फोर्थ का। सर जी 3 का आंसर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, BS दोरे जी, कोई दिक्कत नहीं। राधिका जी, हाँ फोर्थ का डी बोल रहे हैं राधिका जी। हाँ नीलू धाकड़ जी भी डी बोल रहे हैं, सोना रघुवंशी डी बोल रहे हैं, अनूप कुमार जी डी, सचिन अहिरवार जी डी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया अरविंद केवट जी, क्या बात है बच्चों, आपके आंसर बहुत सही आ रहे हैं। और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, बहुत सटीक और सही आंसर आप दे रहे हैं, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको सीटेट में मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको वर्ग 2 में मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको रीट में मिलेंगे, वर्ग 1, 2 और 3। इनकी तैयारी साथ साथ करते जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी आती जाती रहेगी। अब अभी 1 और 2 आई है MP में, अब 3 की आने की संभावना पूरी है, ठीक है। और इनकी चयन परीक्षा होना है, तो उसमें फिर बाल विकास पूछी जाएगी। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है, बिल्कुल है, क्या और क्यों से है ना। अपन मनोविज्ञान और विज्ञान में क्या और क्यों तो करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान ही है, बस शिक्षा का है। और जो विज्ञान होता है वो प्रकृति का होता है, जिसमें बायोलॉजी, ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। क्यों, क्योंकि प्रकृति में ये तीनों ही घटनाएं घटित होती है, तो वो कौन सा है, विज्ञान। और ये कौन सा है, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा के अंतर्गत होने वाले व्यवहारिक दृष्टिकोणों का विज्ञान है ये। तो सीधी सी बात है, क्या और क्यों तो होगा। यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, बिल्कुल जैसा मैंने बोला वो का वही लिखा देखिए। तो ये भी है कहीं ना कहीं, वो प्रश्न है नहीं वाला। यह शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम परिस्थिति, एक तो शिक्षक, एक छात्र, शिक्षार्थी और एक शिक्षण प्रक्रिया जिसका हम क्रियान्वय कर रहे हैं, उन परिस्थिति, उन सिचुएशनों का अध्ययन कराता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये भी है, यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, वो कह रहा है नहीं है, जबकि है, यह एक पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। तो आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा दोस्तों, डी। अगला प्रश्न देखिए, 5वां, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है।
5वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ए ऑप्शन, खुद ने समझवा में, खुद को समझने में, ऐसा है, वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। खुद को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, खुद को समझने में, खुद को समझने में, ये है ऑप्शन, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा है बालक को समझने में, दूसरा है बालक को समझने में, तीसरा है शिक्षण विधि का चयन करने में, तीसरा विकल्प है शिक्षण विधि का चयन करने में, और फोर्थ है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज्यादा सहायक किसमें है, जिसमें और भी विकल्प आ जाएं, ऐसा आंसर का चयन करना है, जिसमें और भी विकल्प सम्मिलित हो जाएं, ऐसे श्रेष्ठ ऑप्शन का चयन आपको करना है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो बताइए फिर क्या आएगा आंसर, थोड़ा सोच समझ करके और धैर्य के साथ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तबीता कुशवाहा 5 का डी, राकेश जामोद 5 का फोर्थ, नीलू धाकड़ जी कह रही 5 का डी, सोनम जी बोल रही है 5 का डी, राधिका जी बहुत बढ़िया, मीना बानू जी, हाँ, राकेश, सचिन, जगभान जी, अरविंद जी बिल्कुल, सरिता, जितेंद्र, राकेश, बहुत बढ़िया, आपका प्रयास सराहनीय है बच्चों, बहुत अच्छे से आंसर आप देते हैं। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है खुद को समझने में, ठीक है भैया, बालक को समझने में, एक शिक्षक के लिए बालक को समझने में बिल्कुल ठीक है, शिक्षण विधि का चयन करने में बिल्कुल सही है। जब अपन कक्षा में पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं, आगमन, निगमन, व्याख्यान, उनका चयन तो करना पड़ेगा। लेकिन देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में सारी चीजें आ गई, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही ऑप्शन आ गए हैं। तो जो श्रेष्ठ आंसर का चयन करना होती है बच्चों, इन 4 विकल्प से आपको श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। तो जो तीनों उपयुक्त है ना, ये उपयुक्त, जो पहले के 3 है वो तीनों फोर्थ में आ रहे हैं, तो आंसर जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो जिनका भी डी आंसर है बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने जो प्रयास किया है श्रेष्ठ किया है बच्चों। अगला प्रश्न है, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, छात्र आएगा, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए आप कैसा व्यवहार करेंगे, मान लेते हैं आप जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो सब शिक्षक हैं भविष्य के, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं भविष्य के। अब एक बालक है आपकी क्लास में, कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, वो प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहा है, सर ऐसा, मैडम ऐसा, मैम ये ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, क्या इसका परिणाम होगा, तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन ए, हतोत्साहित करेंगे, क्या आप उसको हतोत्साहित करोगे। बी, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उपेक्षा करेंगे और सराहना करेंगे। तो देखिए ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, देखिए ये तो नेगेटिव है, ये तो आपको कभी करना ही नहीं है। नेगेटिव व्यवहार तो कक्षा में एक शिक्षक को करना ही नहीं चाहिए, जैसे किसी बालक की बेइज्जती करना, उसके मान सम्मान पर क्षति पहुंचाना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बालक के मान सम्मान पर अगर क्षति पहुंचती है तो वो आपसे घृणा, द्वेष जैसे संवेगों को विकसित कर लेगा। हो सकता है शायद फिर वो क्लास में आना बंद कर दे, या हो सकता है फिर वो आपसे डरने लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। राधिका जी बहुत बढ़िया, हेमेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, फोर्थ बता रहे हैं बिल्कुल। अनुभा सोनी जी सर 6 का डी होगा, बहुत बढ़िया अनुभा जी। हाँ श्वेता कुशवाहा जी डी, बहुत बढ़िया, अच्छा डी फॉर डॉग, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अरविंद केवट जी डी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अतो उत्साहित, बिल्कुल उत्साहित करेंगे हम उसको, और उसके धैर्य को, उसके विश्वास को, उसके ठीक है प्रयास को सराहनीय
उपेक्षा के साथ में आगे बढ़ाएंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हतोत्साहित करेंगे, ठीक है। दूसरा है उपेक्षा करेंगे, क्या उससे क्या आंसर दे। तो देखिए सीधी सी बात है, हतोत्साहित कर नहीं सकते हैं, कक्षा से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, उपेक्षा हम उससे कर नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है, हम सराहना करेंगे उससे, हम उससे क्या करेंगे, सराहना। कुल मिलाकर के हम यह कहेंगे बेटा ठीक है, आपके जो प्रश्न है पूछ लीजिए, और जो भी समस्या है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल निसंकोच होकर पूछिए क्या समस्या आ रही है। तो उसके जितने भी प्रश्न आपके सम्मुख आते हैं आप उचित दिशा में उनका, हाँ ठीक है ना, तो उचित दिशा में आप उनका क्या करेंगे, ठीक है, सराहना करेंगे, उचित दिशा में आप उनको दिशा निर्देशित करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 7वां, क्या रहता है बच्चों, साइकोलॉजी इंग्लिश माध्यम से आई है और जहाँ जो हम पढ़ते हैं वो हिंदी का वर्जन है, तो कभी कभी कुछ शब्द आपको ऐसे लगेंगे जो थोड़े नेगेटिव सिक हैं। इसीलिए मैं और भी कालांश जब आगे लूंगा, मैं आपके लेक्चर लूंगा ना जिनमें मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊंगा, तो उसकी इंग्लिश और उसकी हिंदी दोनों वर्जन लेकर आऊंगा। यानी प्रश्न यहाँ पर हिंदी में भी लिखा होगा और उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में लिखा होगा, ऑप्शन उसके हिंदी में भी लिखे होंगे और उसके इंग्लिश वर्जन में भी लिखे होंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को ही बाल विकास दोनों माध्यमों में मिलेगी। इससे फायदा ये होगा, एक तो आपका शब्द भंडार व्यापक होगा, दूसरी बात यह है कि मनोविज्ञान अमेरिका से आया पर किस विषय किस भाषा में आया, अंग्रेजी भाषा में, और यहाँ हमने उसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके हमने उसको हिंदी में रूपांतरित किया, हिंदी में उसको हमने कन्वर्ट किया। तो इसके बाद में जो उसके जो फील थे, जो उसकी भावनाएं थी, जो मीनिंग थे, वो जो के त्यों नहीं आए हैं, और उनकी जगह फिर क्या हुआ, लेखकों ने समानार्थी शब्दों का समावेश कर दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो मैं प्रश्न बनाऊंगा वस्तुनिष्ठ उनमें दोनों ही वर्जन को अपन ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्या है, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्या है। ए ऑप्शन है निश्चयात्मकता, बी है विकासशीलता, सी है संभावना पूर्णता और डी है पूर्व नियमितता। तो क्या आंसर जाएगा इसका, थोड़ा सोच समझ करके आपको विकल्प पढ़ने हैं और सही आंसर तक आपको पहुंचना है। 7 का शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्या है, निश्चयात्मकता है, विकासशीलता है, या संभावना पूर्णता है, या पूर्व नियमितता है। तो क्या आंसर जाएगा, सोनम रघुवंशी 7 का डी, संजय धाकड़ जी 7 का 4th, बहुत बढ़िया। सरिता जी 7 का बहुत बढ़िया है, सौरभ हिरबार जी, हाँ, रूबी जी बहुत बढ़िया है, दोहरे जी, मीना बानू जी, सचिन, सबका अच्छा है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्या होंगे। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जब विषय वस्तु की व्याख्या कराता है तो सीधा सा का अर्थ है कि हम बालक के ज्ञान में विकासशीलता लाते हैं, हम उसके माइंड को डेवलपमेंट की तरफ अर्थात डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका विकास का क्षेत्र व्यापक हो, सर्वांगीण हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु की व्याख्या के लिए जो उपयुक्त पद होगा उसकी विकासशीलता होगा, उसका डेवलपमेंट अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होगा। बहुत बढ़िया है हेमंत चौहान जी। तो आंसर जाएगा बच्चों विकासशीलता। क्या जाएगा, विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी उपयोगिता है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। श्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को अपनी कक्ष में समय अनुसार क्रियान्वय करे, उसे बच्चों पर लागू करे और बच्चों के प्रश्नों को, भावनाओं को, विचारों को कभी भी ना रोके बल्कि उनका व्याख्यात्मक उत्तर दे। ऐसा शिक्षक हमें बनना है। पर ऐसा शिक्षक हम कब बनेंगे बच्चों, जब शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप से है। देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप से क्या है, बाल मनोविज्ञान का, समाज मनोविज्ञान का, सी है सामान्य विज्ञान का और मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका व्यवहारिक रूप है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है, बताइए आप मुझे। हमने मनोविज्ञान की 23 शाखाएं पढ़ी थी, उनमें बाल मनोविज्ञान भी था, ठीक है,
सामान्य मनोविज्ञान भी था, सामाजिक मनोविज्ञान अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था ना सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, ये हमने 23 शाखाओं में पढ़ा है। तो आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। दीपक धाकड़ जी, संजय धाकड़ जी बताइए बताइए। अरविंद केवट जी 8 का ए, सोनम परिहार ए। हाँ जुड़ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया। अनुभव सोनी जी 7 का डी, श्वेता कुशवाहा जी, राकेश जामोद ए, संजय धाकड़ जी 8 का ए, सरिता भिलाला जी, हेमेंद्र चौहान जी, मीना बानू जी, नीलू जी, जगभान सिंह जी, सरिता जी, क्या बात है। सबके अपने अपने अथक प्रयास रहे हैं। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप से क्या है, सुनिए ध्यान से। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की 23 शाखाएं मुख्यतः होती है और जिनमें से सबसे नवीनतम शाखा है परामनोविज्ञान। ऐसी अलग अलग शाखाएं होती है जिसमें से सामान्य मनोविज्ञान एक शाखा है, असामान्य मनोविज्ञान एक शाखा है, सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान एक शाखा है, बाल मनोविज्ञान एक शाखा है। ठीक है, सबके अपने अपने जन्मदाता हैं, जनक हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान भी जो है वो इन सबका एक मेन सबका संगठन है, उस संगठन की शाखा है ये। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप से क्या होगा, मनोविज्ञान का रूप होगा। स्वाभाविक सी बात है, मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तू हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 9वां, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। हेमेंद्र चौहान सर जी आप बताएं, क्योंकि आप शिक्षक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता तो सिद्ध होती है अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया में। एक शिक्षक जब अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया संचालित करता है कक्षा कक्ष में, तब विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका को निर्वाह एवं क्रियान्वय करता है। तो क्यों करता है, प्रश्न यह है। धनराज लोधा जी, हाँ आ चुके हो आप। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो देखिए अध्यापक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, एक तो ये है। दूसरा देखिए बी ऑप्शन, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। क्या एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अगर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में संचालित करे तो वो दूसरों को प्रभावित कर सके। सी है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। अगर शिक्षक ऐसा करता है तो अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, क्या ऐसा होगा। फोर्थ है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए पढ़ने के बाद में लग जाता है, ये सीटेट में आए हुए प्रश्न है, पढ़ने के बाद में लग जाता है कि यार ये विकल्प तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव विकल्प का ही चयन करना है, वही आंसर है। हाँ तो आंसर तो आ रहे हैं 9 का डी, 9 का डी। हेमंत सिंह चौहान जी ने 9 का डी बोला है, परमार 9 का डी फोर्थ यानी। हाँ जगवान जी, सौरभ जी 9 का डी, सरिता जी, अनुवा सोनी जी, बीएस दौरे जी, बहुत बढ़िया प्रयास है बच्चों। और सभी आंसर दिया करो, आंसर दोगे थोड़ी सी क्रिएटिविटी झलकेगी आपकी। आंसर नहीं दोगे, देखते रहोगे, निष्क्रिय हो जाओगे। थोड़ा सा सक्रिय और क्रियाशीलता का परिचय दिया करो हमेशा ही, चाहे कक्षा कक्ष हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे जीवन हो। जीवन में भी जितने ज़्यादा सक्रिय रहोगे ना, उतनी अच्छी आदतों का विकास होगा दोस्तों। और अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो अधिक से अधिक मात्रा में अपने कामों को आप स्वयं करें, बेटर रहेगा। आने वाला जो आपका भविष्य है बहुत सुनहरा होगा। और देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। ना तो ये सही से और ना ये सही से और ना ये सही से विकल्प चयनित हो पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ आंसर, इसकी सहायता से एक शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन तो हर शिक्षक करता ही करता है, चाहे
किसी प्रकार के दबाव से करे, चाहे बच्चों के फेल होने के दबाव से या अधिकारियों के दबाव से, पर करता जरूर है कहीं ना कहीं। तो इच्छा से नहीं करता है तो मन को थोड़ा सा मार करके करता है, पर करता जरूर है। पर सुनिए, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान है तो जो टीचिंग स्किल है ना आपकी, वो बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत प्रभावशाली होगी। बच्चे आपको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, आपको आदर्श शिक्षक समझेंगे। तो सबसे ज्यादा उपयोगिता क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की? अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में। तो देखिए, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? प्रश्न है नहीं है। ये नहीं शब्द को जरूर ध्यान रखा करो, तो कई बार हम जल्दबाजी में संबंधित है और ए ऑप्शन मिलेगा सो आंसर लगा देते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन, यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। क्या आंसर जाएगा? पहले से आंसर से मिलता जुलता है। आंसर बताइए। 10वां प्रश्न है, 10वें का क्या आंसर जाएगा जी? हाँ, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। 10वां प्रश्न चल रहा है, 10वें का प्रश्न का आंसर आने लगे हैं। सबसे पहला जो आंसर दिया है वो राकेश जामोद जी ने दिया है 10 का डी, फिर नीलू धाकड़ जी ने दिया है 10 का डी, फिर सोनम परिहार ने दिया है 10 का डी, फिर मीना बानू जी है, सोनम है, सौरभ है, सरिता है, श्वेता है, बहुत बढ़िया। संजय धाकड़ जी भी आ चुके हैं। हाँ, प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बढ़िया बढ़िया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर एक व्यवहार परक विज्ञान है, बिल्कुल सही है, और नहीं वाला ऑप्शन में प्रश्न है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल भाई। शिक्षा मनोविज्ञान बालक क्या है? बालक विद्यालय भी एक लघु समाज होता है बच्चों। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाते हैं ना, वो आपका लिए लघु समाज है। और लघु समाज का मतलब विभिन्न जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय के लोग जहाँ एकत्रित होकर के कार्य करते हैं या निवास करते हैं, वह लघु समाज या समाज कहलाता है। तो विद्यालय में सभी जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं, इसीलिए विद्यालय को एक लघु समाज का नाम दिया गया है। तो विद्यालय एक लघु समाज है, तो ये एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? धनात्मक विज्ञान है, जो कि कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन कराता है, शिक्षण प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है जी, बहुत बढ़िया। यह एक मानकीय विज्ञान है, तो देखिए यही नहीं होगा, यह एक मानकीय विज्ञान है। यह मानकीय नहीं है, यह व्यापक है, और इसका हम कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत ही व्यापकता के साथ में इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर जाएगा बिल्कुल डी आंसर जाएगा बच्चों। क्या आंसर जाएगा? डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। प्रश्न बहुत अच्छा है, और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षकों के लिए तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचिंग यानी शैक्षिक निहितार्थ है। तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का शिक्षा में क्या निहितार्थ है? ए ऑप्शन, बालकों, विद्यार्थियों को समझना। बी ऑप्शन, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना। सी ऑप्शन, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना। और डी है या फोर्थ है, विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रत्तियों को सुधारना। संप्रत्तियों का मतलब धारणाओं को सुधारना। तो क्या आंसर जाएगा? प्रश्न 11वां है। हाँ, आंसर आने लगे हैं 11वें का ए। कृष्णा कुमार ने आंसर दिया है, फिर हेमंत चौहान सर ने दिया है ए। बहुत बढ़िया सर जी, आपको भी। सतीश मीना जी बोल रहे हैं ए, नीलू जी बोल रही है ए है सर, सतीश, जगवान, श्वेता, सौरभ, सतीश, रवि, रूबी, श्वेता जी बोल रही है, श्वेता जी, कोई बात नहीं।
एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ देखिए, शैक्षिक निहितार्थ क्या है? विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, ये तो नहीं है। कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए। ए को छोड़ दीजिए आप, पर बी को देखिए, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग, ये शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ नहीं है शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा है विकल्प विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से थोड़ा सा, शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षणिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए है। बालकों के व्यवहारों को एवं शिक्षण अधिगम, शिक्षण विधियां, पढ़ाने के तरीके, तौर तरीके उनसे संबंधित हैं। फिर है विश्व के बारे में स्वयं को गलत संप्रत्यों में, ये शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ उपयोगी है? ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बचा कौन सा? ए, बालकों को, विद्यार्थियों को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है जो कक्ष में छात्र बैठे हैं, आप उनको बड़े अच्छे ढंग से समझिए, उनके व्यवहारों का अध्ययन कीजिए। कोई बालक पढ़ नहीं रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तस्वीरों की तरफ देख रहे हैं, उनका मन नहीं लगता है, इधर उधर देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उद्दीपक बना लेते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्ष्य निर्मित कर लेते हैं कक्ष में, तो उधर देखते रहते हैं टकटकी लगा करके। तो आपको उनके व्यवहारों का अध्ययन करना है और कहीं ना कहीं उस व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना है। तो अपन प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की, उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक विधि है, शिक्षण विधि जिसको बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा अभी मैंने पढ़ाया था, उसको बताइए क्या है क्या नहीं है, क्या सही है। तो इस तरह से हम बालकों का ध्यान शिक्षण अधिगम की ओर, श्यामपट की ओर खींच सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है बच्चों का। अगला प्रश्न देखिए 12वां, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह परिभाषा किसकी है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षण का मतलब टीचिंग और सीखना यानी लर्निंग, हम सीखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये टीचिंग है और आप सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, वो अधिगम है, सीखना है। तो ये परिभाषा किसकी है बताइए जल्दी से। हाँ बताइए, 12वां प्रश्न है, इसकी परिभाषा है। ए ऑप्शन पर देखिए स्किनर महोदय, बी पर है क्रो एवं क्रो, सी पर है गेट्स और डी पर या फोर्थ पर है सोरेंसन। तो क्या आंसर जाएगा जी? बिल्कुल प्रारंभ से देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां, 12वां जरूर लिखा करो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। सतीश जी बोल रहे हैं 12वें का बी, मीरा गुप्ता जी बोल रहे हैं 12वें का ए, राकेश जामवत जी बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 49 हो गए हैं लाइव, और थोड़ा और प्रयास कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में हम, बिल्कुल प्रयास कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह परिभाषा किसकी है? तो देखिए, यह परिभाषा क्रो एवं क्रो की नहीं है, गेट्स की भी नहीं है, सोरेंसन की भी नहीं है, तो फिर किसकी है? स्किनर की है। किसकी है? स्किनर की। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, तो यह परिभाषा स्किनर महोदय की है। किसकी है दोस्तों? स्किनर। आंसर याद रखना, स्किनर आंसर जाएगा, स्किनर। 13वां प्रश्न देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान डैट 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 डैश में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। प्रश्न अच्छा है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया था। अच्छे प्रश्न हैं, आते रहते हैं, और सीटेट के ही टाइप के प्रश्न हमारे जो 2018 की भर्ती हुई थी वर्ग 1 और 2 की, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही। फिर वर्ग 3 की भर्ती हुई है, 2020 में वैकेंसी आई थी, 22 में जाकर के वो संपन्न हुई है और 23 में अभी चल रही है, तो ऐसे प्रश्न वहां भी पूछे गए हैं। तो देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। ए ऑप्शन है औपचारिक वातावरण, बी ऑप्शन है अनौपचारिक वातावरण, सी ऑप्शन है भौतिक वातावरण, और डी है सामाजिक वातावरण। क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा? देखिए ध्यान से, प्रश्न 13वां है और कमेंट बॉक्स में आंसर आपके आने लगे हैं 13वें का। हाँ, कृष्ण कुमार बोल रहे हैं डी है सर, धौरे जी बोल रहे हैं सर गलत आंसर हो गया, कोई बात नहीं बेटा, सब चलता है। हाँ, सतीश सुरेखा सोलंकी 37 हो गया, राकेश जामुद, हाँ बढ़िया।
बहुत बढ़िया, प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आपका ऑप्शन भी अच्छे हैं, प्रश्न भी आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ का ही विकास हो रहा है। देखिए आंसर अपनी जगह है, पर समझना भी तो जरूरी है। आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो समझ का विकास होगा, यहाँ प्रयास नहीं करेंगे, जैसे ही परीक्षा हॉल में करेंगे तो वहाँ समझ का कैसे विकास होगा, वहाँ तो आंसर देना है, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई। तो यहाँ आप प्रयास कीजिए और आंसर दिया करो। मनीषा करार जी जुड़ गई है, बी है सर, जगमानसी ए है तेरा का। हाँ, शैक्षणिक मनोविज्ञान, देखिए सब है वातावरण, पर शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या कहता है? शैक्षणिक मनोविज्ञान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होता है, तो औपचारिक वातावरण के साथ में, ध्यान रखना बच्चों, औपचारिक, इसे बोलते हैं फॉर्मल एनवायरमेंट। शैक्षणिक मनोविज्ञान औपचारिक वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होता है। जो वातावरण हमें शैक्षणिक मनोविज्ञान के तहत कक्ष में औपचारिक तरीके से मिलता है, वो वातावरण आपको अनौपचारिक तरीके से कैसे मिलेगा? भौतिक वातावरण कैसे मिलेगा? सामाजिक कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बच्चों आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा, औपचारिक वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित व क्रियान्वय होता है। अगला प्रश्न देखिए 14वां, शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। शिक्षा में योगदान देता है, 14वां प्रश्न है, अध्ययन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अध्ययन कीजिए। शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। ए ऑप्शन विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, बी है शिक्षक की समस्याओं को समझने में, सी है पाठ्यक्रम को समझने में, और डी है शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। शैक्षणिक मनोविज्ञान किसमें ज़्यादा सहायक होगा, किसमें ज़्यादा योगदान देगा? थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आंसर की तरफ बढ़ना है। हाँ, आंसर आ रहे हैं 23 का भी, 14 का ए नीलू जी, ए 14 का सतीश जी, रेशमा मंशूरी 14 का ए, रानी सोनी जी बहुत बढ़िया, जगभान जी बहुत बढ़िया, 14 का ए, 14 का ए, 14 का ए, और संजय धाकड़ जी कह रहे हैं 14 का डी। चलो आगे बढ़ते। धनराज जी क्या बोल रहे हैं? ए। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। तो कैसे योगदान देता है, थोड़ा सुनना ध्यान से। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान वो है जो शिक्षा मनोविज्ञान के तहत शैक्षणिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराने में सहायक है, वो शैक्षणिक मनोविज्ञान कहलाता है, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन कराता है। देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान जीव जंतुओं के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि जीव जंतुओं के लिए कोई विद्यालय नहीं है, कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जीव जंतु के लिए तो होगा नहीं। आ जाइए बच्चों पर, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में। अब बालकों की देखिए आंसर का चयन करना है श्रेष्ठ का। आंसर ए भी है, ये ना समझे कि ए बिल्कुल आंसर नहीं है, पर उससे श्रेष्ठ आंसर भी तो हम जानना चाहेंगे। कई बार ऐसा नहीं होता है किसी प्रश्न के माध्यम से 4 ही विकल्प आंसर होते हैं, पर 4 ही तो आंसर लगाना नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्या विशेषता होती है? एक सटीक आंसर होता है और जो सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। किसके संदर्भ में? प्रश्न के संदर्भ में, ऐसा होता है। अपन जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं पढ़ते हैं, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में बिल्कुल नहीं है, प्रश्न के माध्यम से, शिक्षक की समस्याओं को समझने में नहीं है, पाठ्यक्रम को नहीं है, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। तो जिन जिन का फोर्थ है बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, तो आंसर जाएगा शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। अब सुनो, शैक्षणिक समस्याओं में विद्यार्थी की समस्या भी आ गई, शिक्षक की समस्याएं भी आ गई, और पाठ्यक्रम समझना भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें शैक्षणिक प्रक्रियाओं में ही चलती है। तो जब शैक्षणिक समस्या होगी, वही बालक की होगी, वही शिक्षक की होगी, और वही पाठ्यक्रम को समझने में होगी। देखिए आंसर बेस्ट क्या गया? फोर्थ आंसर। तो श्रेष्ठ आंसर क्या गया? फोर्थ आंसर गया। ठीक है, ध्यान रखें बच्चों। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? प्रश्न है नहीं है।
ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? ए ऑप्शन, अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बी है व्यक्तिक विभिन्नता को पहचानने में, और सी है कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, और डी है अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाने में। तो देखिए क्या आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की निहितार्थ का एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? देखिए क्या आंसर जाएगा जल्दी जल्दी। प्रश्न 15वां है, अच्छा है प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्न अच्छा है, थोड़ा मेहनत कीजिए। अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे। 15 का डी राकेश, सुरेखा डी, मीना डी, रामदयाल बैस डी बता रहे हैं, दोहरे जी भी 15 का डी, संजय 15 का डी, परमार 15 का डी, नीलू धाकर जी 15 का सी, रेशमा मंसूरी जी 15 का फोर्थ, कृष्णा जी डी, मनीष अकरार डी, और ऋषिका कुशवाहा जी, राधिका धाकड़ जी। चलो कोई बात नहीं, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? प्रश्न पहला तो है नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो निहितार्थ है वो अध्यापक के लिए कैसे सहायक नहीं है? अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल सहायक है। अधिगमकर्ता कौन? छात्र। और निहित अर्थ कौन लेकर चल रहा है? अध्यापक। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के तहत वो कैसे सहायक है? तो देखिए, अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में है, एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है सीखने के दृष्टिकोण से भी। दो बालक बालिकाएं एक समान नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि सिखाना हमें है, जिसे शिक्षण अधिगम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के तहत। कक्षा की समूह गतिशीलता को जानना, जो बच्चे हैं वो समूह में भी सीखते हैं, कुछ कार्यों को समूह के तहत करते हैं, जैसे चार्ट बनाना, ठीक है ना, प्रोजेक्ट बनाना, कुछ पढ़ाई से संबंधित योजनाएं बनाना है, बाग बगीचे में ले जाकर के उनसे कुछ है प्रयोग कराना। तो ये समूह में होने वाली चीज़ें हैं। अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाने में ये नहीं है। क्यों नहीं है? समझिए, अभिक्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्मजात। अभिक्षमता बच्चों कैसी होती है? ऐसे बोलते हैं एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड जो है वो जन्मजात होता है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड क्या है? जन्मजात। एप्टीट्यूड जो है जन्मजात होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एकलव्य का तो एकलव्य जो है वो अभिक्षमता और अभियोग्यता लेकर आए थे जन्मजात। तभी तो आप जानते हैं कि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं बना, बल्कि एकलव्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसके पीछे रीजन था कि उनके अंदर अभिक्षमता और अभियोग्यता थी। अर्जुन को तो अब सब जानते, द्रोणाचार्य ने खूब उनको बहुत अच्छे से शिक्षा दी, और शिक्षा देने के उपरांत में भी वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं बन पाए। परंतु एकलव्य के पास में किसी प्रकार के कोई गुरुजी नहीं थे, केवल उन्होंने मूर्ति का शिलान्यास किया, मूर्ति को ही उन्होंने गुरुजी माना और एक तरफा मेहनत की, तो वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। उसके पीछे रीजन था अभिक्षमता और अभियोग्यता का होना। ऐसे ही लता मंगेशकर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, शहनाई मास्टर बिस्मिल्लाह खान, और हम कहें डॉक्टर सुधा चंद्रन, तो ये ऐसे नायक हैं, महानायक हैं, जिनके अंदर अभिक्षमता अभियोग्यता जो है वो जन्मजात, और जिसके अंदर जन्मजात है वो सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ ही होता है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ना अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए 16वां, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। तो ये किस श्रेणी में आता है? देखिए ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान
सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सी श्रेणी है? ए ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया है क्या, अधिगम की विशेषता है क्या, अधिगम के नियम है क्या, अधिगम के सिद्धांत है क्या? प्रश्न बहुत अच्छा है। लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, तो अधिगम की किस श्रेणी में आएगा बताइए? प्रश्न 16वां है। प्रश्न अच्छा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? सीखना, और सीखने के साथ साथ में लक्ष्य तक पहुंचना भी तो होता है। आज आप बाल विकास सीख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र सीख रहे हैं, और इन विषयों के साथ साथ में आप अन्य विषयों का भी अध्ययन कर रहे हैं, तभी तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और उसमें आप विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं प्रक्रियाएं भी कर रहे हैं। तो आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। हाँ मंगल लोधा जी, आंसर आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर हैं। तो देखिए, सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, यह अधिगम की जिस श्रेणी को आता है। तो देखिए, अधिगम प्रक्रिया में आता है बच्चों। किस में आता है? अधिगम प्रक्रिया में। अधिगम प्रक्रिया क्या है? अधिगम प्रक्रिया वो है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री या शैक्षणिक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करते हैं। जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है वह अधिगम प्रक्रिया कहलाती है, और इन प्रक्रियाओं से ही हम या सीखते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से आंसर जाएगा अधिगम प्रक्रियाएं। अधिगम की विशेषताओं से लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ होती है? वो तो एक बहुत छोटा भाग है अधिगम का। अधिगम के नियम भी एक सीखने के नियम होते हैं, तो वो भी पार्ट्स हो गया। और अधिगम के सिद्धांत, वो रुचि का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ये भी कहीं ना कहीं उसके भाग हैं। पर इन सबको जब मिला के हम एक साथ में एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा अधिगम प्रक्रियाएं सक्रियाएं। तो आंसर ए जाएगा बच्चे। अगला प्रश्न 17वां, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? प्रश्न बहुत शानदार है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए है बालक। क्या बालक शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? बी है शिक्षक, और सी है शिक्षण विधि, और डी है पाठ्यक्रम। तो मुझे बताइए आप, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? ए ऑप्शन पर बालक है, बी पर शिक्षक है, सी पर शिक्षण विधि है, और डी पर पाठ्यक्रम है। तो क्या होना चाहिए? आंसर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। 17 का आंसर सबसे पहले दिया है राकेश जामोद जी ने, ए, फिर दिया नीलू जी ने, ए, फिर दिया कृष्णा जी ने, फिर परमार बालक। बहुत बढ़िया। सोनम परिहार, राधिका जी, हाँ सौरभ जी, श्वेता जी, सोनम जी, अरविंद जी, राकेश, लक्ष्मण, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? क्या है बच्चों? बालक है। क्या है? बालक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है, क्योंकि हम बालक को ही शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए उपयोगी है? बालक के लिए। किसके लिए है? बालक के लिए है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है, और वो किसके लिए है? बालक के लिए। तो बालक के लिए है शिक्षा मनोविज्ञान, इसके लिए है बालक के लिए। ये है बालक, इनके लिए बना है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बनाता है और संपन्न कराने में, अर्थात संपूर्ण क्रियाओं में जो अहम भूमिका है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो बाल केंद्रित है। क्योंकि हम विद्यालयों में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं पाठ्यक्रम के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के साथ में सीखने सिखाने के लिए, तो केंद्र बिंदु बालक है। कौन है? बालक। तो बाल केंद्रित है शिक्षा। अगला देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखिए, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? ए ऑप्शन है स्किनर के अनुसार, बी है पील के अनुसार, सी है पिल्स वर्ग के अनुसार, और डी है ब्रूनर के अनुसार। तो किसके अनुसार है? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, क्या आंसर जाएगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 18वां है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? परिभाषा बहुत अच्छी है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? प्रश्न 18वां, क्या आंसर आएगा?
राकेश जामोद जी कह रहे हैं 18 का ए है, अरविंद जी कह रहे हैं ए है, कृष्णा जी कह रहे हैं ए है, संजय कह रहे हैं ए है, सुरता भील, राधिका जी, सौरभ, धनराज, मीना बानू जी, परमार जी, स्किनर, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा पील की है, ध्यान रखना किसकी है? पील की, यह परिभाषा पील की है। देखिए परिभाषाएं बहुत सारी होती है, एक एक मनोवैज्ञानिक की 5-5, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 परिभाषाएं होती है कई टॉपिक पर। तो किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? पील मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, ध्यान रखना पील। अगला प्रश्न 19वां, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सहक्षमताओं का अध्ययन कराता है। तो ए ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, बी है समूह की विभिन्नताओं का, सी है व्यक्तिगत क्षमताओं का और डी है व्यक्तिगत सहक्षमताओं का। बताइए क्या आंसर जाएगा? प्रश्न है 19वां, तो शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा समक्षमताओं का अध्ययन कराता है। क्षमताओं का क्या जाएगा? कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी आएगा, उसका इंग्लिश होगा कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। क्या आंसर जाएगा बताइए? एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी क्या जाएगा आंसर इसका? इसको बोलेंगे क्षमताओं का मतलब क्या है? एबिलिटी और इसका मतलब क्या होगा? कैपेबिलिटी। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं का, एबिलिटी तथा क्षमताओं का, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। एबिलिटी क्षमताएं और क्षमताओं का मतलब कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। तो एबिलिटी एंड कैपेसिटी का अध्ययन कराता है, कौन सा है? क्या जाना चाहिए शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्निहित? मैं समझा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। शैक्षिक मनोविज्ञान तो वो है जिसमें हम एजुकेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम आपको पाठ्यक्रम क्रियान्वय कर रहे हैं, एक शिक्षक पाठ्यक्रम का क्रियान्वय करता है तो ज्ञान आप तक भी पहुंचता है और आपकी प्रतिक्रियाएं होती है, ज्ञान हमको भी प्राप्त होता है। तो देखिए उसके अंतर्निहित बालकों की क्षमताएं तो होती ही होती है, एबिलिटी तो होती है हर चीज को सीखने की और उसको प्रस्तुत करने की और बोलने की, और क्षमताओं का मतलब होता है कैपेबिलिटी, यानी उसकी कैपेसिटी भी होती है। एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इन सब का कैसे अध्ययन कराते हैं? इन सभी का अध्ययन कौन कराता है? क्या ये समूह की विभिन्नताओं का अध्ययन कराएंगे? क्या व्यक्तिगत क्षमताओं का कराएंगे? क्या व्यक्तिगत क्षमताओं का कराएंगे? नहीं कराएंगे। क्षमताएं और क्षमताएं अर्थात एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही किसके माध्यम से अगर आपको समझी जा सकती है तो वो आंसर जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। एक बालक की क्षमताएं और क्षमताएं एक समान नहीं हो सकती। क्षमताएं और क्षमताएं मतलब वो है जिसमें हम समान क्षमताएं रखते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में रख सकते हैं, 100% तो रख नहीं सकते हैं, तो उसका अध्ययन हम व्यक्तिगत भिन्नताओं से ही करेंगे। तो आंसर बच्चों क्या जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो श्रेष्ठ आंसर है इसका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि हर बालक की क्षमताएं अलग होती है और क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए उसका आंसर जाएगा ए, ध्यान रखना। 20वां प्रश्न, मनोविज्ञान
कि निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तुलनात्मक मनोविज्ञान ए ऑप्शन, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ऐसा कौन सा है जो हम अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी? आंसर बताइए। आंसर बताइए। मनोविज्ञान में निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त अप्लाइड, क्या आएगा आंसर? 20 का बी, 20 का बी, 20 का बी। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, 20 का क्या आएगा? मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं ना, इन शाखाओं में से हम जो प्रयुक्त करते हैं अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइड साइकोलॉजी। बच्चों हाँ, धनराज लोधा जी का सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया। अप्लाइड साइकोलॉजी में हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई किस में करेंगे? हम करेंगे शिक्षा में। किस में करेंगे? शिक्षा में। अब ये अप्लाई तो शिक्षा में करेंगे ना, क्योंकि बालक हमारा केंद्र बिंदु है, तो शिक्षा में अप्लाई करेंगे, तो उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, 21वां, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगी नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोगी नहीं है? ए ऑप्शन देखिए, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, बी देखिए शिक्षण विधियों का चयन करने में, सी देखिए छात्रों को अभिप्रेरित करने में, और डी देखिए पशुओं पर प्रयोग करने में। तो कौन सा इसमें उपयोगी नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान के तहत? तो यहाँ देखिए नहीं है, ऑप्शन है नहीं है। तो कौन सा नहीं है, किसका? 21 का कौन सा नहीं है बताइए? 20 का सी, 20 का हो गया है सी, सी सी, जगवान जी, सोनम जी, सी सी सी, बिमला भील जी, बिमला भील जी, हाँ 20 का सी। अच्छा 21 का क्या है? 21 का डी। हाँ, सबसे पहले आंसर आया नीलू जी का, फिर धनराज जी का डी आया, फिर मीना जी का डी आया, फिर मनीषा जी का ए आया मनीषा जी का ए आ गया, राकेश जी का डी आया, फिर सोनम जी का डी आया, फिर रानी सैनी जी का डी आया, अरविंद जी का भी डी आया, फोर्थ आया, सौरभ का भी फोर्थ आया, और अनूप जी बहुत बढ़िया, दौरे जी बहुत बढ़िया, जगवान जी 21 का डी, जितेंद्र जी डी, और मनीषा जी का डी आ गया है, प्रियंका धाकड़, प्रिया धाकड़ जी का डी आ गया है, रानी सोनी जी का, और सीमा सूर्यवंशी जी का अब आया है किसका डी। सीमा जी आप बहुत लेट आए हैं, क्या बात है? कालांशी खत्म होने को आ गया है। लास्ट प्रश्न चल रहा है 21वां, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो देखिए बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने के लिए बिल्कुल उपयोगी है, शिक्षण विधियों का चयन करने में उपयोगी है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में बिल्कुल उपयोगी है, और पशुओं पर प्रयोग करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, पशु मनोविज्ञान है, जिसमें हम पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। और पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन। तो जे.बी. वाटसन को पशु मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, और जे.बी. वाटसन जो हैं वो पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करके, जीव जंतु के व्यवहारों का अध्ययन करके, ठीक है, यह पता लगाते हैं कि किन परिस्थितियों में जीव कैसा व्यवहार करते हैं, और उन जैसा ही व्यवहार जब बालक छोटी अवस्था शेषावस्था में होता है तब उनके समान व्यवहार प्रस्तुत करता है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर, तो बिल्ली के व्यवहारों का अध्ययन किया, पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, तो कुत्ते के समस्त प्रकार के क्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया है। ऐसे वाटसन ने प्रयोग किया किसका? खरगोश पर, ठीक है, और उनके जो बालक थे उनका नाम था अल्बर्ट, और रेनर उनकी पत्नी का नाम था, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था वाटसन ने। तो इस तरह से पशुओं पर प्रयोग करने के जो श्रेय जाता है वो जे.बी. जॉन ब्राइट्स वाटसन